नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए और समझा जाए, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर उन्हें बहुत कठिन लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में उनकी इन समस्या का समाधान करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ को आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो की जो लाइक रखी गई है वो 100, यानी कि जब तक 100 लाइक नहीं हो जाएगा तब तक आपको पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो वीडियो देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया गया है, चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जिससे इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्लास 10 के सारे चैप्टर की जो वीडियो है आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम इस चैप्टर यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने और समझने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम समझने वाले हैं राष्ट्रवाद क्या है, यानी मतलब कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, इसका जन्म कहाँ से हुआ, यानी कि पूरे यूरोप में जो इसका जो प्रसार हुआ, कैसे हुआ। जैसे आप इस अध्याय को शुरुआत में अगर देखेंगे तो आपको एक चित्र दिखाई देगी। यह जो चित्र है किसने बनाया है और क्यों बनाया है, उसका क्या कल्पना है, इन सबको भी हम पढ़ते और समझते चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को समझेंगे और राष्ट्र राज्य क्या होता है, और राष्ट्रवाद पर जो फ्रेडरिक शारियो हैं इनके क्या विचार हैं, और फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और इसके बाद क्या क्या बदलाव हुए इसको भी हम देखेंगे, और नेपोलियन का उदय और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था इसको भी हम समझते चलेंगे। और जो सबसे जो ज़रूरी बात है, नेपोलियन के द्वारा एक संहिता लाई गई थी जिसका नाम था नागरिक संहिता, और ये 1804 में लाई गई थी, तो इसको भी समझेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि नेपोलियन की जो शासन थी इसमें क्या क्या कमियां रही है, और यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है, और साथ ही साथ वियना कांग्रेस क्या है इसको भी समझते चलेंगे। कुछ प्रमुख जो क्रांतिकारी थे जिसका नाम है जोसेफ मेस्सिनी, इसको भी हम समझते चलेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। प्यारे बच्चों, हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप महाद्वीप में राष्ट्र का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप क्या है। तो यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो महाद्वीप है ये कहाँ पर है, यानी यहाँ पर ही क्या है, राष्ट्र का उदय किस प्रकार से हुआ, और सबसे पहले यूरोप में किस देश से शुरुआत इसकी हुई इसको भी हम समझते चलेंगे। तो आगे देखते हैं। तो जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या है कि ये जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रवाद होता क्या, क्योंकि देखिए जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाए कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है तब तक आपको क्या है पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है या इसे क्या कहते हैं। तो जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं, और इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है, एकता की भावना है, तथा एक समान जो चेतना ही क्या है राष्ट्रवाद कहलाती है। या दूसरे शब्द हम ये कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की जो जन भावना तथा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण को ही क्या हम राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि जिस देश में हम रहते हैं अगर उस पर कोई भी खतरा आता है तो हम सब क्या है मिलकर उसका सामना करते हैं, चाहे हम भले ही अलग अलग भाषाई समुदाय के क्यों ना हो, हम अलग अलग राज्य के रहने वाले क्यों ना हो, हमारा धर्म अलग हो, जात अलग हो, लेकिन तब क्या है वहाँ पर बात आती है राष्ट्रवाद की। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, भारत से किसी और देश के साथ क्रिकेट का मैच होता है, तो हम यही चाहते हैं कि भारत क्या है मैच जीत जाए, यानी कि भारत का एक ही जो प्लेयर है वो अगर 6 मारता है या 4 मारता है तो हमें बहुत खुशी होती है वहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो टीम में अलग अलग राज्य के प्लेयर इस यहाँ पर हो, अलग अलग भाषा के हो, अलग अलग समुदाय के हो, अलग अलग धर्म के हो, लेकिन हम वहाँ पर अलग अलग धर्म भाषा को न देखकर हम केवल ये देखते हैं कि ये भारत का है, यानी कि हमारे टीम का जो प्लेयर है उसके आउट होने पे हमें दुख होता है और जीतने पे
खुशी होती है। तो यही क्या है, राष्ट्रवाद है। तो सबसे पहले आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं जो चित्र आपको दिखाया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है वहाँ पर कुछ इस प्रकार के चित्र आपको दिखाया जाता है। तो इस चित्र का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इस चित्र को जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाया जाएगा, यानी कि ये जो चित्र था 1848 में फ्रेडरिक सारियो के द्वारा बनाया गया था। क्योंकि फ्रेडरिक सारियो ने क्या किया था कि 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें से ये उसका पहला है, और उसने इसको क्या है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र का नाम दिया था। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं, यानी कि सभी लोग, जैसे बूढ़े, जवान, बड़े आदमी, औरतें, बच्चे, ये सभी क्या अलग अलग क्या कर रहे हैं कि अपने अपने देश का जो झंडा लेकर एक कतार में लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि सभी लोग क्या है, अलग अलग देशों का झंडा लेकर क्या है, एक कतार में लगे हुए हैं। और ये सभी क्या है कि झंडे को लेकर स्वतंत्रता की प्रतिमा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना, कि एक स्वतंत्रता की प्रतिमा यहाँ पर है। तो स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है इसकी तरफ क्या वो बढ़ते जा रहे हैं। जब यूरोप के लोग आंदोलन करेंगे, इनका मानना था कि जब यूरोप के लोग आंदोलन करेंगे तो वह आज़ादी की तरफ क्या है, बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन जब करेंगे तो ये आज़ादी की तरफ बढ़ते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जो आज़ादी की यानी कि स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो यह क्या, ये जो प्रतिमा है एक फीमेल की यहाँ पर दिखाई गई है बच्चों। तो ये जो फीमेल की प्रतिमा क्यों दिखाई गई, यानी कि अक्सर आज़ादी को फीमेल के रूप में ही क्यों दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो फ्रांस के चित्रकार होते हैं वह आज़ादी को एक महिला के रूप में दिखाते हैं। यानी कि स्वतंत्रता की देवी के आप देख रहे होंगे कि इसके एक हाथ में क्या है, स्वतंत्रता की ये जो देवी है इसके एक हाथ में क्या है, आपको क्या है, मशाल दिखाई दे रही है, यानी कि ज्ञानोदय की मशाल। और दूसरे हाथ में आप जब देख रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरे हाथ में यहाँ पर जो दिया गया है मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र की एक बुक है। ऐसा माना जा रहा है कि जब लोग आंदोलन करते हुए प्रतिमा की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञान मिलेगा और उनको अधिकार भी प्राप्त होगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यही बताया गया कि जैसे अभी हमने देखा कि राष्ट्रवाद पर जो फ्रेडरिक सारियो है इसके क्या विचार है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से बन सकता है कि जो फ्रेडरिक सारियो है ये कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना कि यह एक चित्रकार है। ठीक है, फ्रांस का चित्रकार है, और इन्होंने क्या किया था इसको भी देखते चलेंगे। तो अभी हमने चित्र के माध्यम से सब समझ लिए हैं। तो ये 1848 में ये चित्र बनाया गया था कि फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम है फ्रेडरिक सारियो। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, और उसमें से ये एक है। इसमें इन्होंने अपने का संसारों का यानी अपने सपनों का संसार रचा है, जिसे इन्होंने नाम दिया था कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। ठीक है, और इस श्रृंखला के जो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि जो श्रृंखला का जो पहला चित्र है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या यूरोप और अमेरिका के लोग क्या दिखाए गए हैं। और इसमें दिखाया गया कि सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में क्या है, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो फ्रांसीसी क्रांति के जो कलाकार होते थे, ये क्या है कि इनको क्या है, स्वतंत्रता की जो महिला है, इनको क्या स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है इनको क्या महिला के रूप में दिखाते थे। और आप देख रहे हैं कि प्रतिमा के प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय से जुड़े और वहाँ से सभी पीडीएफ ले लेंगे। और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब तक 100 लाइक नहीं होगा तब तक आपको वीडियो वहाँ पर अपलोड नहीं की जाएगी, क्योंकि 100 लाइक का टारगेट रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, यानी कि जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको पीडीएफ आसानी से मिल सके और आप अपनी अच्छी तैयारी को कर सकें। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिमा के एक हाथ में क्या है, ज्ञानोदय की मशाल है, और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और आप ये चित्र में ये भी देख रहे होंगे कि प्रतिमा के सामने जो ज़मीन पर है, यानी प्रतिमा के सामने ज़मीन पर जो निरंकुश संस्थाओं के जो ध्वस्त है यानी अवशेष बिखरे हुए, यानी कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो राजा थे, महाराजा थे, इनके जो मुकुट यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि जो राजा महाराजा थे, इनके जो ये यहाँ पर क्या अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर दर्शा रहा है कि जो राजतंत्र था इसको क्या ख़त्म कर दिया गया है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं भी आगे इस जुलूस का जो नेतृत्व करते हुए आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जो क्या है तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, और सभी लोग क्या है अलग अलग देशों का झंडा लेते हुए स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो फ्रांस है प्रतिमा के सबसे पास पहुंचा, यानी कि जो फ्रांस है प्रतिमा के सबसे पहले पास है, कि जो व्यक्ति फ्रांस का झंडा लेकर वहां पर सबसे पहले प्रतिमा के पास पहुंचा है
तो इसमें यही दर्शाया जा रहा है कि फ्रांस प्रतिमा के पहले सबसे पहुंच चुका है और ठीक उसके पीछे जर्मनी के लोग लगे हुए हैं जिनका झंडा क्या है, काला है, लाल है और सुनहरा है। और आप देख रहे हैं चित्र में क्या है कि ऊपर चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि ऊपर से क्या है, ईसा मसीह, संत और कुछ फरिश्ते हैं इस दृश्य पर क्या है अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। ठीक, यानी कि ऊपर से जो कुछ फरिश्ते हैं इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, चित्रकार ने उनको क्या किया है, किस रूप में दर्शाया है, तो चित्रकार ने उनका जो इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में क्या है किया। यानी कि जो चित्रकार यानी कि फ्रेडरिक सारियो ने इसको किस रूप में दिखाया है, तो इसको क्या है दुनिया के राष्ट्रों के बीच में एक भाईचारे के प्रतीक के रूप में यहाँ पर दिखाया है। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में क्या है भारी परिवर्तन ला दिया है। इन परिवर्तनों से क्या है, यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी कि अब वहाँ पर क्या है, जो राजतंत्र था, वंशीय साम्राज्य यानी कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा रहता है, तो इस तरह की जो परंपरा इसको ख़त्म कर दिया गया है। एक चीज़ का प्यारे बच्चों ध्यान देना है, इस चैप्टर में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली दी गई, यानी कि कुछ ऐसे जो शब्दों का अर्थ आपको जान लेना जरूरी है जो चैप्टर के बीच बीच में आपके आएंगे। तो सबसे पहले इनको जान लेंगे तो चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि निरंकुशवाद का मतलब होता क्या है। तो निरंकुशवाद को जब आप देखते हैं तो निरंकुशवाद का मतलब होता है कि वह शासन जिस पे किसी का कोई अंकुश ना हो, यानी कि वह राजा कह लीजिए जिस पे किसी का कोई अंकुश ना हो, यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी सरकार या शासन जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या है अंकुश ना हो, यानी कि राजा जो चाहे जो मर्जी से कर सकता हो, किसी के दबाव में कोई फैसला या कोई कार्य नहीं करेगा, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होगा। दूसरा है कल्पनादर्श, यानी कल्पनादर्श का मतलब होता है, इसको एक तब और कह सकते हैं कि यूटोपिया। यानी कल्पनादर्श का मतलब ये होता है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव। यानी कि एक ऐसे समाज की हम कल्पना करें जो क्या है कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सत्य होना असंभव है। ठीक है, तो उसे हम कल्पना दर्श कहते हैं। अब अगला इसमें क्या है कि जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का क्या मतलब होता है, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि कोई राजा हो जाए या कोई सरकार है, एक प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो क्या करता है कि के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों से क्या है उनकी राय जानना चाहता है कि उन्हें लोग स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, तो उसे आप जनमत संग्रह कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि दिल्ली में एक बार जब सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी गठबंधन के द्वारा, तो उन्होंने तो इसका यूज किया था जनमत संग्रह, क्योंकि वो इस्तीफा दे दिए थे। तो उन्होंने फिर ये पूछा था जनता से कि जो हमने ये कार्य किया है सही किया या गलत किया है, तो इससे आप जानेंगे। आज साथ ही साथ जो अगला शब्द यहाँ पर है रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद होता क्या है प्यारे बच्चों, तो रूढ़िवाद एक ऐसा क्या राजनीतिक दर्शन होता है जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर आधारित होता है, यानी जोर देता है। यानी जो ये अधिकतर क्या है कि बदलाव पर कम ध्यान देते हैं और धीरे धीरे विकास पे क्या है प्राथमिकता देते हैं। विचारधारा को जानेंगे तो विचारधारा का भी मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को ये इंगित करने वाला विचारों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को देख लिया, आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो वहाँ पर या क्लास 9th में भी आपने पढ़ लिया कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे, यानी कि वह फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे पहले यूरोप में क्या राष्ट्रवाद की भावना जागी। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा क्या है बाकी यूरोप के देशों में क्या है राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार की सबसे पहले जो स्पष्ट अभिव्यक्ति आपको जो देखने को मिलती है वो 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, उसमें आपको देखने को मिलती है। तो फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके जो संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी कि फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके पूरे क्षेत्र पर क्या है एक ऐसे राजा का अधिकार था जो बिल्कुल निरंकुश हो, यानी कि वह कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी कानून लागू करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश या दबाव नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक या और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता क्या हुई कि राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इससे क्या बदलाव हुआ कि जो वहाँ पर राजतंत्र सरकार थी उसके बदले में क्या हुआ कि जो सत्ता है फ्रांस के जो नागरिक थे उनके हाथों में आ गई। अब कुछ ऐसे बदलाव भी हुए फ्रांसीसी क्रांति के बाद
तो उसको देख लेते हैं। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो बदलाव हुए उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बदलाव यह देखने को मिला कि जो सत्ता थी राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। ठीक है, आगे क्या है, पितृभूमि और नागरिक जैसे जो विचार थे, इन्होंने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर भी बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त। यानी कि देखो, पहले राजतंत्र था तो वहाँ पर सभी व्यक्तियों को अधिकार नहीं दिया गया था। तो जैसे ही नागरिकों के विचारों का सम्मान किया गया तो वहाँ पर क्या सबके अधिकारों की बात की जाने लगी। और इसमें भी ये क्या है कि जैसे पहले राजा का झंडा होता था, अब उसको हटाकर क्या है एक नया झंडा बनाया गया, जिसमें क्या है सबके अधिकारों की बात की जाने लगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है। और फिर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ लिया गया और शहीदों का गुणगान किया गया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था, जिन शहीदों के द्वारा ने बलिदान दिया था, तो उनके योगदान का गुणगान किया गया कि देखो इनके द्वारा क्या हुआ कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है या ये अधिकार दिया गया है। तो उनका भी सम्मान के लिए गुणगान किया जाने लगा। अब यहाँ पर जो था कि स्टेट जो जनरल थी, इसका जो नाम बदल कर क्या है नेशनल असेंबली कर देगा। यानी कि जो लोगों के द्वारा जो चुने हुए जो यहाँ पर, यानी कि लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती थी नेशनल असेंबली के माध्यम से, जिसके जो क्या है चुनाव कौन करता था, सक्रिय नागरिक करते थे। सक्रिय नागरिक के समूहों द्वारा की जाने लगी। अब आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि सक्रिय नागरिक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो अधिकार जो नहीं कि वोट देने का जो अधिकार दिया गया था, केवल सबसे पहले तो पुरुषों को दिया गया था। और पुरुष में भी किसको दिया गया था, जिसकी स्थिति थोड़ी सी सही थी, यानी कि सभी मेल को भी नहीं दिया गया था, तो उनको सक्रिय नागरिक कहा जाता था। और फिर इसके बाद बदलाव क्या है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। जो क्षेत्रीय बोलियां थी इनको हटा दिया गया। यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो बोलियां बोली जाती थी, इनको हटाकर पूरे राष्ट्र के लिए एक ही भाषा यानी कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसका जो लक्ष्य यही था, घोषणा भी यही थी कि वह क्या है यूरोप के लोगों को क्या इस शासन व्यवस्था से मुक्त कराएगी। जो क्रांतिकारी थे, युद्धों के शुरू होने के साथ ही क्या है फ्रांसीसी सेनाएं भी ये जो राष्ट्रवाद का जो विचार था ये बाकी जो देशों में ये फैलाने लगी। अब इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि नेपोलियन का भी उदय होता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बन गई थी उस टाइम पे कि लोगों को एक तरफ से क्या भ्रम होने लगा कि हम कौन सा सही है कौन क्या है। यानी कि जो शासन व्यवस्था पूरी तरह से उथल पुथल हो गई थी, जिसका फायदा नेपोलियन ने उठाया और जो फ्रांस की जो सत्ता थी उसको अपने हाथ में ले लिया। यानी कि जो फ्रांस में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, इसका जो फायदा उठाकर नेपोलियन ने फ्रांस का क्या शासक यानी कि राजा बन गया। यानी फिर कह सकते हैं कि नेपोलियन ने यानी कि फ्रांस पर 1799 से 1815 तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। नेपोलियन को आप देख रहे हैं। और इसका मानना था यानी कि ये साम्राज्यवादी शासक था, ये अपने आसपास यानी कि फ्रांस के जो आसपास के जो क्षेत्र थे उन सभी पे क्या है कब्जा करके अपने क्षेत्र में मिलाते जा रहा था, जिससे क्या है कुछ देश ने मिलकर क्या है 1815 में इसको क्या है वाटरलू के युद्ध में इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। अब सबसे पहले इसका जो कार्य क्या था नेपोलियन का, कुछ इन्होंने संहिता बनाई, कुछ सुधार किए हैं, जिसको क्या है नेपोलियन संहिता के नाम से या नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, जो 1804 में है। तो ये अक्सर बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अक्सर ये पूछता है कि नेपोलियन की संहिता के बारे में आप बताइए। तो ये क्या था बच्चों, तो यह था कि जन्म पर जो आधारित जो विशेष अधिकार थी इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकारों को भी सुरक्षित किया गया। और जो सामंती व्यवस्था थी इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। किसानों को भूदासत्व या जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दिलाई गई। जो शहर में जो कारीगर थे इनके भी अलग अलग श्रेणी संघों की जो थी इनको भी नियंत्रण यानी नियंत्रण के द्वारा हटा दिया गया। और यातायात और संचार व्यवस्था को भी क्या सुधारा गया। और वहाँ पर क्या है एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं कि जो अलग अलग राज्य हैं तो उनके द्वारा क्या है अलग अलग कर लगाया गया। पूरे देश में यानी पूरे राष्ट्र के लिए एक ही कर की व्यवस्था की गई थी। यानी जब एक राष्ट्र है तो एक प्रकार की मुद्रा वहाँ पर चलाई गई और एक ही प्रकार की नाप की व्यवस्था की गई। लेकिन जो जीते हुए इलाके थे इनमें क्या स्थानीय लोगों की जो फ्रांसीसी शासन के प्रति जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। अब ऐसा हम कह नहीं सकते हैं कि जो नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था थी पूरी तरह से इसमें
अच्छाइयाँ ही थी तो कुछ कमियां भी थी। अब कमियां क्या थी इसको देखते हैं। तो यह क्या है, कई प्रशासनिक व्यवस्थाएं जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। इसकी जो नई प्रशासनिक व्यवस्था थी यह राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। अब क्या इन्होंने क्रम में वृद्धि भी कर दी थी और सेंसरशिप लगा दी थी। अब सेंसरशिप होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्रेस पे क्या नियंत्रण रख दिया गया कि वह राजा के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक खबर नहीं छापेगा। अगर ऐसे छापते हुए कोई भी प्रेस मिला तो उसके क्या है, प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। बाकी यूरोप को भी जीतने के लिए इन्होंने फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती करने लगा, यानी कि इसकी इच्छा थी या लालच कर सकते थे कि ये धीरे धीरे यूरोप के सभी जो राज्यों को क्या है ये जीतना चाहता था। और जिसके कारण इन्होंने क्या है फ्रांस के सेना में जबरदस्ती ये भर्ती करना लगा। अब धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो निर्माण होता है तो ये 18वीं शताब्दी में कोई भी जो राष्ट्र था वो राज्य नहीं था। जैसे कि कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, अलग अलग क्या है, अलग अलग छोटे छोटे भाग थे, वहाँ के जो राजा अलग अलग होते थे। तो अब क्या है, क्योंकि यूरोप जो है लोगों ने यानी यूरोपीय लोगों ने कभी भी खुद को क्या है एक आम पहचान या साझा पहचान के रूप में नहीं देखा था। जैसे आप मान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हंगरी के हैम्सबर्ग साम्राज्य में फ्रेंच, इतालवी और जर्मन भाषी के लोग भी शामिल थे, यानी कि किसी एक एक क्षेत्र में कई कई लोग वहाँ पर शामिल थे। अब राष्ट्र राज्य क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो राष्ट्र राज्य की जब बात हम करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एक राज्य जो खुद को राजनीतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में स्थापित करता है और एक पूर्ण संप्रभु क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी कि पूरे क्षेत्र के लिए क्या है एक ही शासन व्यवस्था को लागू करता है। तो इस प्रकार की जो धारणा थी यूरोप में क्या है पनपने लगी धीरे धीरे, ठीक है, जिसे राष्ट्र राज्य के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यानी कि उस समय क्या था कि यूरोप जो है पूरे यूरोप का जो समाज था वो दो वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसको कह सकते हैं एक कुलीन वर्ग था, दूसरा क्या है मध्यम वर्ग जैसे किसान वर्ग। यानी यहाँ पर अब हम देखेंगे कि दो वर्ग थे समाज में, एक कुलीन वर्ग और दूसरा मध्यम वर्ग जिसको किसान वर्ग भी कह सकते हैं। तो यानी कि यूरोप का जो समाज था दो वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग, इसको जानेंगे। किसान वर्ग को मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुलीन वर्ग क्या होता था। तो कुलीन वर्ग की जब बात हम करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक थे ये कुलीन वर्ग थे, यानी कि जो शक्तिशाली वर्ग के रूप में हम जानते हैं तो वो कुलीन वर्ग थे। लेकिन इनकी संख्या क्या थी, छोटी थी, लेकिन बहुत ही क्या है पावरफुल थे। और इनके पास क्या बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद थी, या ही कह सकते थे कि इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। और शहरों में अगर देखा जाए तो इनके पास बहुत सारी हवेलियाँ थी जिसके मालिक खुद थे। और राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में भी क्या है ये लगभग क्या है फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जो दूसरा वर्ग था जिसको मध्यम वर्ग या किसान वर्ग के नाम से जानते हैं, तो यह दूसरा वर्ग था जो किसानों का। अब इसका क्या था कि ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन क्या था कि ये काफ़ी गरीब थे क्योंकि इनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। यह क्या करते थे ज़्यादातर ज़मीन पर क्या किराएदार के रूप में या छोटे काश्तकार के रूप में क्या है खेती करते थे। और औद्योगिक उत्पादन के कारण क्या है और व्यापार में वृद्धि से क्या हुआ, शहरों का विकास होने लगा। एक वाणिज्यिक वर्ग, एक जागरूक और एक शिक्षित उदारवादी मध्यम वर्ग का उदय भी धीरे धीरे होने लगा, जिससे क्या हुआ कुलीन के जो विशेषाधिकार थे इनकी समाप्ति होने लगी और राष्ट्रीय एकता के विचारों को भी क्या है लोकप्रिय माना जाने लगा। अब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी कि जो उदारवादी थे, जो ये उदारवादी विचारधारा के लोग थे, इनको मतलब कि ये क्या है राष्ट्रवाद को किस मायने में देखते थे, यानी कि जो उदारवादी थे इनके रूप में यानी इनके विचार में, यानी हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवादी थे यानी जो ये उदारवादी थे ये राष्ट्रवाद को किस रूप में देखते थे इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे सबसे पहले जान लीजिए कि उदारवाद का मतलब होता क्या है। तो उदारवाद का अर्थ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये होता है कि व्यक्ति के लिए आज़ादी। जो उदारवादी होते थे इनका मानना था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी होनी चाहिए और सबके लिए कानून के समक्ष बराबरी होनी चाहिए, यानी कानून के लिए क्या सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए। अब जो उदारवादी लोग थे
यानी उदारवाद का हम अर्थ देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवादी थे उनका क्या अर्थ था, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनका मानना था कि सबको क्या है, कानून की समझ क्या समानता मिलनी चाहिए। यानी कि जो उदारवाद थे ये राजनीतिक अर्थ में क्या देखते थे कि कानून की नज़र में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। और क्या यह एक ऐसे सरकार पे विश्वास करते थे जो सहमति पर आधारित सरकार हो। फिर ये संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था को भी मानते थे कि भाई जो शासन होना चाहिए वो संविधान पर आधारित होना चाहिए, और इसी के साथ साथ संसदीय सरकार या प्रतिनिधि पर भी आधारित होना चाहिए। और यहाँ पर जो एक विशेष अधिकार जो दिया जाता था इसको भी क्या है, इसका अंत होना चाहिए। और ये क्या थे, मताधिकारों का समर्थन करते थे, लेकिन सबके लिए नहीं। यानी इनका मानना था कि जो सरकार चुनी जानी चाहिए वो एक तरफ से क्या चुनाव के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन जो सबको क्या है बराबर को, यानी कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहिए। यानी कि मतदान में सभी लोगों को सभी लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो उदारवाद का अर्थ है ये आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि जो उदारवादी लोग थे ये आर्थिक क्षेत्र में इनका क्या अर्थ था, यानी कि ये क्या किस प्रकार से सोचते थे। तो इनका मानना ये था कि जो बाजार है, यानी कि बाजारों में क्या है मुक्ति मिलनी चाहिए। और दूसरा क्या यहाँ पर है कि सामान कह लीजिए या पूंजी कह लीजिए, इसकी जो आवागमन पर क्या है, जो राज्य के द्वारा जो नियंत्रण लगाया जाता था इसको आप पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। और व्यापार पे जो प्रतिबंध लगाया गया था इसको भी क्या है हटा देना चाहिए। जिसके साथ साथ क्या 1834 में जो एक प्रसाद था देश था, इसके पहल पर क्या है एक संघ की स्थापना की गई जिसका नाम था शुल्क संघ, और नाम था उसका क्या है जॉल वेराइन। ठीक है, इसका गठन किया गया। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि शुल्क जो अवरोध थे इसको समाप्त कर दिया जाए, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में शुल्क लिया जाता था उसको हटा दिया जाए। और मुद्राओं की जो संख्या थी वो 2 कर दिया, यानी कि जो उस समय जो मुद्रा चलती थी वो 30 के ऊपर थी तो उसको घटाकर 2 कर दी जाए। ठीक है, उस समय आप देखेंगे तो यानी कि मसलन जो कपड़े को एक नापने का पैमाना था जिसका नाम था एले। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या था कि जगह जगह यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार थी या घटती बढ़ती थी, तो ये भी बहुत समस्या होती थी। यानी यहाँ पर आपको क्या है 2 पॉइंट बहुत ही ध्यान देना है, ये आपको 1 नंबर के माध्यम से पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि एले क्या है और ये जॉल वेराइन क्या था, तो इसको भी आप जानेंगे बच्चों। आगे देखते हैं। तो आप देखते हैं कि 1815 के बाद एक जो नया रूढ़िवादी आया और उसके द्वारा क्या चेंजिंग हुई इसको हम देखते हैं। यानी जैसा कि आपने देखा कि नेपोलियन एक साम्राज्यवादी था, इसकी विस्तारवादी नीति से बाकी देश क्या परेशान थे, तो बाकी देशों ने मिलकर क्या है इसको 1815 में एक युद्ध में जिसका नाम था वाटरलू का युद्ध था उसमें इसको हरा दिया। किसको? नेपोलियन को। तो ये भी आप जानेंगे। तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। यानी कि जैसे कि नेपोलियन को हराने के बाद फिर लोगों का जो झुकाव था वो एक तरह से फिर रूढ़िवादी में आ गया। रूढ़िवादी क्या अभी हमने देखा था। ठीक है, यानी कि रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज द्वारा जो स्थापित पारंपरिक संस्थाएं थीं जैसे राजतंत्र था, चर्च था, सामाजिक ऊंच नीच भेदभाव था, संपत्ति था, और परिवारों को बनाए रखना भी जरूरी है। यानी जो रूढ़िवादी थे इनका मानना था कि जैसे पहले शासन व्यवस्था चलती थी, राजतंत्र था, राजा होता था, तो ऐसे ही होनी चाहिए। फिर रूढ़िवादी जो लोग होते थे ये तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर देते थे। यानी इनका मानना था कि जो चेंजिंग होना चाहिए वो अचानक से नहीं हो जाना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। इसी प्रकार से रूढ़िवादी जो थे निम्न प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते थे। यानी रूढ़िवाद इस आधार पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था को चाहते थे, तो वो एक निरंकुश शासन चाहते थे। यानी कि एक ऐसा राजा हो जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव न हो। और वो चाहते थे कि राजा जो होता है उसका जो है कोई आलोचना न करने पाए, यानी कि आलोचना और असंतोष के प्रति खिलाफ। यानी कि जो रूढ़िवादी थे ये आलोचना और असंतोष के प्रति खिलाफ थे, यानी कि राजा के फैसले का कोई भी क्या विरोध न कर सके और उसकी आलोचना न होने पाए। और यह क्या सेंसरशिप पर भी बल देते थे। यानी यह उस व्यवस्था को मानते थे कि राजा के खिलाफ कोई भी प्रेस क्या है आपत्तिजनक खबर नहीं छाप सकता है, और कोई भी क्या है उन पर किसी भी प्रकार का सवाल उठा नहीं सकता। यानी कि राजा पर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जब वाटरलू का जब युद्ध होता है तो एक उस समय एक समझौता होता है जिसका नाम है वियना सम्मेलन कर सकते हैं या वियना कांग्रेस कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। यानी 1815 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है वियना सम्मेलन, और इसको वियना कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्या हुआ था
1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ये जैसी जो ताकत थी यूरोपीय शक्तियाँ, इन्होंने मिलकर क्या किया था कि नेपोलियन को हराया था। तो वह युद्ध कौन था? वाटरलू का युद्ध। तो इसके जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने यूरोप के लिए एक समझौता तैयार किया। इस समझौता को तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा भी हुए थे। ठीक है। अब क्या था, इसमें प्रतिनिधियों ने क्या किया, 1815 की वियना की एक संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य था कि भाई राजतंत्र की बहाली हो, यानी कि फिर से राजतंत्र होना चाहिए, जिन्हें नेपोलियन ने क्या खत्म कर दिया था। और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम की जाए, जिसका लक्ष्य भी यही था कि फिर से राजतंत्र की व्यवस्था लाना चाहिए। तो इस सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन की जो मेजबानी थी ऑस्ट्रिया की चांसलर जो थे ड्यूक मैटरनिक, इन्होंने किया था। यानी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो ये वियना सम्मेलन हुआ था, इसका जो है मेजबानी किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए इस वीडियो को लाने में बहुत समय लगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब तक 100 लाइक नहीं होगी बच्चों, आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वीडियो को बनाने में समय लगता है। लेकिन आप बच्चे क्या है, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, क्योंकि जब तक आपका लाइक नहीं आता है तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, इसलिए हम वीडियो को लाने में थोड़ा सा देरी कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि वियना की संधि जो हुई थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले वियना की जो संधि हुई थी, इसकी विशेषता थी कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना, यानी कि जो फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश था, उसकी स्थापना दोबारा से कर दी गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को लाना। तो फ्रांस ने उन इलाकों पर से भी अधिकार खो दिया जिस पे नेपोलियन के समय जीता गया था। यानी कि फ्रांस की जो सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिया गया, यानी कि फ्रांस जो था, इसकी चारों तरफ सीमाओं पर अलग अलग राज्य को स्थापित कर दिया गया कि फिर से दोबारा से जो फ्रांस से अपने साम्राज्य का विस्तार न कर पाए। जैसे उत्तर में नीदरलैंड का जो राज्य था स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। और दक्षिण में पिडमोंट था, जो क्या है, जेनोवा जोड़ दिया गया था। और ऑस्ट्रिया जो था, ये उत्तरी इटली का नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी ऑस्ट्रिया को क्या है, उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया। रूस को क्या मिला, रूस को क्या है, पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। और प्रशा को क्या है, सैक्सनी का क्षेत्र दिया गया था। और नेपोलियन ने जिन 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे क्या जैसा था वैसा ही रखा गया, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। अब क्या है, कुछ क्रांतिकारी भी हुई थी। तो क्या था, तो 19वीं शताब्दी के रूढ़िवादी शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू किया गया था, जिसमें यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन भी बनाया गया। यानी कि यूरोपीय राज्यों में क्या था, क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण देने के लिए और उनके विचारों को बाकी देशों में फैलाने के लिए एक गुप्त संगठन बनाया गया था। उस समय क्या था कि क्रांतिकारी होने का मतलब केवल यह था कि उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यानी कि फिर क्या था, स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। यानी कि स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, यानी कि तन मन से लगे रहना और संघर्ष करना, ये सभी क्या क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। क्रांतिकारी एक राष्ट्र राज्य की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष से जोड़ना चाहते थे, जिनका क्या है, अनिवार्य हिस्सा जिसको मानते थे। तो कुछ इसमें प्रमुख क्रांतिकारी भी हुए हैं जिनका रोल बहुत देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो क्रांतिकारी का नाम आता है, जूसेपी मैस्सिनी, यानी कि आपसे इनके बारे में बहुत पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लीजिए, ये आईएमपी है, यानी इस टॉपिक को क्या है, इसे क्रांतिकारी को तो आप भूलेंगे नहीं, इसे कॉपी में नोट कर लें। इनके द्वारा जो संगठन बनाया गया है उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। यानी इटली का जो क्रांतिकारी था, जिसका नाम जूसेप मैस्सिनी था, इनका जो जन्म 1807 में हुआ था, जेनोवा में हुआ था। यह कार्बोनरी गुप्त संगठन के सदस्य भी बने। और 24 साल की युवावस्था में इन्होंने लिगुरिया में एक क्रांति की थी, जिसके कारण उसको क्या 1831 में देश से निकाल दिया गया, ठीक है। और इसने 2 भूमिगत गुप्त संगठन भी बनाया था, ये अक्सर पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जिसका नाम उन्होंने एक क्या है, मार्सेई में एक संगठन बनाया जिसका नाम था यंग इटली, ठीक है। तो और दूसरा जो बनाया था बर्न में क्या बनाया था इन्होंने, जिसका नाम था यंग यूरोप। यानी 2 यही पूछता है कि
ज्यूसेप मेसनी द्वारा जो गुप्त संगठन बनाया गया था उसका नाम क्या था? यंग इटली और यंग यूरोप। तो इसके साथ साथ मेसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, और इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने प्रयास भी किया था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो ज्यूसेप मेसनी का था। यह राजतंत्र सरकार और रूढ़िवादी शासन के खिलाफ थे। और एक बहुत ही कथन है इनके बारे में, यानी कि मेटरनिक ने कहा था इनके बारे में कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक जो दुश्मन है, उन्होंने क्या था, किसको बताया था? ज्यूसेप मेसनी को। यानी मेटरनिक ने उसे, यानी कि ज्यूसेप मेसनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया था। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इसको क्या है 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट हम, यानी दूसरा जो भाग है, बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पे क्लिक करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे हम इसका सेकेंड जो पार्ट है, ये दूसरा भाग है, आपके लिए जल्द लेकर आएँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस भाग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, जो मेन पार्ट होता है वो आपका कमेंट सेक्शन होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लगी, और सेकेंड पार्ट कब तक बनाना चाहिए, और बाकी चैप्टर की वीडियो कब कब आपको चाहिए, जिससे हम आपके क्या है आवश्यकता के अनुसार सभी चैप्टर की वीडियो बना सकें। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।